हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले पॉलिटी की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो इस सेशन में हम बात करने वाले नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। सबसे पहले पॉइंट आता है कि संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं या नीति निर्देशक तत्व दर्शाए गए हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, संविधान का तीसरा भाग था जिसमें हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों से संबंधित, और उसमें जो आर्टिकल थे वो थे 12 से 35 तक। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक आर्टिकल थे। इसमें बात करें तो जो हमारे संविधान के डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। ये नॉर्मल सी बात है, ये सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 36 से 51 तक। ये चीजें आपको पता ही होंगी। इसके बाद पॉइंट ये आता है कि जिस प्रकार से भाग 3 के बारे में हमने चर्चा की, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की, उसमें क्या था कि गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई थी। जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए थे उनमें क्या थी? गारंटी और सुरक्षा कि ये जो आपको प्रदान किए जा रहे हैं, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, यदि इनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है या इनके साथ ये आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप इनको लागू करवा सकते हैं, आप इनके लिए जा सकते हैं। और उस समय मैंने बताया था आपको आर्टिकल 32 के बारे में कि आप इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वहां पर 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अब आपके दिमाग में यही प्रश्न उठ रहा है कि सर की मौलिक अधिकारों को लेकर हम जा सकते थे कहां पर? न्यायालय में। लेकिन क्या हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए जा सकते हैं? जी नहीं। यहां पर पॉइंट लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल 37 में साफ साफ लिखा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। राज्य इनको लागू कर भी सकता है और राज्य इनको लागू नहीं भी कर सकता। आप इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। कहने का मतलब डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये किस लिए रखे गए हैं भाग 4 में? ये एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए रखे गए हैं, लेकिन राज्य के पास उतना धन नहीं है कि इन सभी को लागू कर सके। जिस प्रकार से राज्य के पास धन आता जाता है, आएगा एक समय जब वो इनको क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। इसीलिए ये नीति निर्देशक तत्व है, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी इनको माना जाता है। तो इस पॉइंट को भी यहां पर आपको ऐड करना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। अब इस लाइन में आपको एक शब्द दिख रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट। कौन सा स्टेट? वेलफेयर स्टेट या फिर लोक कल्याणकारी राज्य। अब देखिए, एक प्रश्न यहां से बनता है, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग संविधान के भाग किस में हुआ है? आपके पास ऑप्शन 4 है यहां पर, भाग 1, दूसरा है भाग 4, तीसरा ऑप्शन है भाग 3, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आपका जो आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर होगा, आप में से लगभग 95% स्टूडेंट का जो आंसर होगा वो होगा आपका भाग 4।
क्योंकि आप देखते हैं जब राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही नाम आता है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में मिनर्वा मिल्स केस 1980 की यदि हम बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किस मैटर पर बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकार बड़े हैं या फिर नीति निदेशक, इनमें से कौन से बड़े हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, साथ में जो आपके डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व हैं, वो क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये जरूर ध्यान रख लेना, एक दूसरे के पूरक हैं मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार। साथ में हम बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, कहा था, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा था कि जो मौलिक अधिकार है अर्थात मूल अधिकार हैं और जो डीपीएसपी है वो क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। ये केस भी आपको पता होना चाहिए किस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कथन कहा था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले बात आती है संविधान की आत्मा। एक शब्द आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, संविधान की आत्मा। ये बहुत बार आपको देखने को मिलता है। देखिए, प्रस्तावना पढ़ी थी तब भी आपको देखने को मिला था ये शब्द, संविधान की आत्मा। देखिए, यहां पर बात करें हम प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना थी, जो हमने पढ़ चुकी है, जो हम इस टॉपिक को कवर कर चुके थे, उसमें देखा था हमने कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। इसके बाद बात करें संविधान की आत्मा मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों में एक आर्टिकल 32 था। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में अब यदि बात चल रही है डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, जो कि एक संविधान विश्लेषक थे ऑस्टिन। उन्होंने कहा था डीपीएसपी को, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कहा था क्या, संविधान की आत्मा। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग चीज को, या बोल सकते हैं संविधान के अलग अलग भाग को संविधान की आत्मा के रूप में बताया है। देखिए, किसी को कोई चीज पसंद आई संविधान की, किसी को कोई चीज पसंद आई कि ये हमारे संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। साथ ही यदि हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, देखिए ये पॉइंट भी नोट करना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को क्या कहा है, किसकी बात कर रहे हैं, डीपीएसपी की। यहां पर हम बात कर लें, अलग से पॉइंट लिख लेना। डीपीएसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। क्या कहा है, संविधान की अनोखी विशेषता, अनोखी विशेषता। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कथन है ना, ये आपको ध्यान रखना, विशेषता कहा है, ठीक है। ये यहां तक पॉइंट आपका क्लियर। फिर से देखिए इस चीज को कि जो संविधान की आत्मा है वो संविधान के अलग अलग भाग को अलग अलग लोगों ने कहा है। यहां पर सबसे पहले बात करें प्रस्तावना को, तो संविधान की आत्मा का है मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो इसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है ऑस्टिन ने। किसने कहा है, ऑस्टिन ने। साथ ही यदि हम बात करें कि जो डीपीएसपी है, जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। इसके साथ एक और कथन है आपका, सच्चा कूड़ादान। सच्चा कूड़ादान ये कहा है डीपीएसपी को। किसने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, कृष्णामाचारी ने। कृष्णामाचारी ने कहा है
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा है? सच्चा कूड़ादान की संज्ञा दी है। ठीक है, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट कथन है, वो कौन सा, जो आपने पढ़ा होगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों या राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार होता है, जिसका भुगतान बैंक सुविधा के अनुसार करता है। तो लिखिए ये कथन कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक सुविधा अनुसार करता है, बैंक सुविधा अनुसार करता है। ये कथन आपको ध्यान रखना है। अब पॉइंट यही निकल कर आता है, करता है, कि ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था के.टी. शाह के द्वारा। के.टी. शाह उन्होंने कहा था कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो एक ऐसा चेक है कि जिसका भुगतान बैंक सुविधा के अनुसार करता है। इस प्रकार का कथन राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में क्यों कहा है, उस चीज को आप समझिए। पहले इस कथन को देखिए कि एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक सुविधा के अनुसार कर रहा है। कोई चेक है, ठीक है, उनसे पैसे लेने हैं, लेकिन ऐसा चेक है वो कि बैंक के पास यदि सुविधा है उस चेक को लौटाने की, उस चेक में जो पैसे हैं वो देने की, यदि बैंक के पास वो धन है तो वो दे देगा, लेकिन यदि नहीं है तो वो नहीं देगा। जब सुविधा होगी तब वो उसका भुगतान कर देगा। इस कथन का ये मतलब ये समझ में आ गया। अब इनको नीति निदेशक तत्व क्यों कहा गया इस चेक को? क्योंकि राज्य के पास यदि ऐसी सुविधा होगी तो वो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो लागू कर देगा, और जब तक सुविधा नहीं है तब तक वो लागू नहीं होंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, आ गई अब तो बात समझ में कि इस कथन के पीछे डीपीएसपी को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है। एक चेक के रूप में बताया है कि बैंक के पास यदि धन है तो इसका भुगतान कर देगा, और यदि बैंक के पास फिलहाल धन नहीं है तो इसका भुगतान नहीं करेगा। जब उसके पास ऐसी सुविधा होगी तो वो कर देगा। उसी प्रकार से राज्य को ये नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं कि यदि आपके पास सुविधा होगी तब आप इनको लागू कर देना, यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप मत कीजिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई। अभी तक आपने क्या क्या देखा? शुरुआत की थी हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात कर रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला पॉइंट इसमें हमारा यह था कि संविधान के भाग 4 में है, इसके बाद आर्टिकल 36 से 51 तक है। अगला पॉइंट था कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं वो बच्चों वाद योग्य नहीं है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों के पीछे गारंटी और सुरक्षा दी गई है उस प्रकार से यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यदि राज्य आपको ये दे रहे हैं तो ठीक है, राज्य आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये वाद योग्य नहीं है, गैर न्यायोचित है, ऐसा संविधान के आर्टिकल 37 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो डीपीएसपी है इनको लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक माना जाता है, और लोक कल्याणकारी जो राज्य शब्द है ये संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। इसके बाद बात आई थी, ये प्रश्न सामने आया था, समस्या के तौर पर बना कि मूल अधिकार बड़े हैं या राज्य के नीति निदेशक तत्व बड़े हैं। तो एक केस था जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, साथ में बात करें डीपीएसपी है, वो क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अब डीपीएसपी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इनसे संबंधित कुछ कथन हैं कि कुछ लोगों ने इन्हें क्या बताया है, कुछ ने इन्हें कुछ बताया कि
किसी व्यक्ति ने तो इनकी आलोचना तक कर दी गई। ठीक है, सच्चा कूड़ादान कहा था कृष्णामाचारी ने। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि संविधान की जो आत्मा है उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करें तो प्रस्तावना को कहा गया था संविधान की आत्मा किसके द्वारा? हिदायतुल्लाह के द्वारा। उसी के बाद बात करें आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और संविधान की आत्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। ये कथन आपको पता होने चाहिए। साथ में एक चेक के रूप में तुलना की गई, केटी शाह के द्वारा की गई, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी डीपीएसपी को क्या कहा है? संविधान की अनोखी विशेषता। और इसके साथ ही सच्चा कूड़ादान की संज्ञा किसने दी है? कृष्णामाचारी ने दी है। और केटी शाह ने एक ऐसे चेक के रूप में डीपीएसपी की तुलना की है कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार उसका भुगतान कर सकता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल। देखिए अब आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इनमें महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल 36। देखिए आर्टिकल 36 के बारे में मैंने आपको बताया भी था जब हम पढ़ रहे थे क्या? मौलिक अधिकार। उसमें आर्टिकल 12 था, 12 से कहां तक शुरू होते हैं? 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या था? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था या राज्य की परिभाषा बताई गई थी। जो आर्टिकल 12 था वो ही आपका आर्टिकल 36 है। इसमें भी क्या है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 37, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया था कि वाद योग्य नहीं है। तो यहां पर लिखिए कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप ध्यान रख लोगे कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसके साथ पॉइंट है, लेकिन राज्य नीति बनाते समय या नीतियां बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा, इन तत्वों का ध्यान रखेगा। जी हां, ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जो राज्य है जो नीतियां बनाएगा, जो विधि या कानून बनाएगा, वो बनाते समय राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका भी ध्यान रखना होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 37 में कहा गया है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 38। कौन सा? आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। इसमें क्या है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके तथा लोक कल्याण की स्थापना हो सके। ऐसा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 38 में। तो लिखिए कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके तथा लोक कल्याण की स्थापना हो सके, तथा लोक कल्याण की स्थापना हो सके। यह है आपका आर्टिकल 38, जिसमें लिखा गया है साफ साफ शब्दों में, जो आपको ध्यान रखना है। 3 आर्टिकल देखिए, 36
36, 37, 38। 36 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 37 है कि जो डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीति बनाते समय ध्यान रखेगा, इन तत्वों का जरूर ध्यान रखिएगा वो, ठीक है। 38 कहता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके तथा लोक कल्याण की स्थापना हो सके। इसको नोट कर भी लेना साथ साथ, ठीक है। चले अगला आर्टिकल देखिए। इसके बाद आपका आता है इंपोर्टेंट आर्टिकल 39 क, आर्टिकल 39 क, जिसके बारे में हम बात करने वाले। इसमें क्या है, आर्टिकल 39 क कहता है कि समान न्याय, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। किसके बारे में कहा गया है, ये राज्य के बारे में। प्रत्येक जो आर्टिकल है यही कह रहा है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिए समान न्याय, समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 39 क के तहत। इसके बाद आपका आता इंपोर्टेंट है आर्टिकल 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, या फिर सीधा बोल सकते हैं ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 40 जो है उससे संबंधित है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या है कि महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा, प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा, राज्य ऐसा करेगा, ठीक। आर्टिकल 39 के या 39A बोल सकते हैं कि समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ बात करें आर्टिकल 40 की, आर्टिकल 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद बात करें आर्टिकल 42 की, तो आपका आर्टिकल 42 कहता है कि महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 42 के तहत। इसके बाद आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 43B। कौन सा आता है, आर्टिकल 43B, जिसमें क्या है सहकारी समितियों की स्थापना करेगा। सहकारी समितियों की स्थापना किस आर्टिकल के तहत है, 43B के तहत। जो आपके इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 के बारे में बात करें, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। जो सिविल संहिता है उसके बारे में आर्टिकल 44 में बात की गई है। यहां पर बात करें, देखिए लिखिए, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू हो या लागू करेगा।
ठीक, किसी भी प्रकार से समझ लीजिए जो सब चीज़ें हैं इसमें नीति निर्देशक तत्वों राज्यों के लिए दी गई कि राज्य नागरिकों के लिए ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा। यह है आपका आर्टिकल 44 कि भारत के समस्त राज्य में नागरिकों के लिए एक समान जो सिविल संहिता है वो लागू। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 45। कौन सा है? अनुच्छेद 45। इसमें क्या दिया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। कहने का मतलब प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। यह है आपका आर्टिकल 45। पॉइंट क्लियर। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 48। कौन सा है? 48। अब 48 में क्या है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। कौन करेगा? ऐसा राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य। तो 48 में लिखिए, ये आपका 48 क। कौन सा है? 48 क। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल 48 का क्या? देखिए, आर्टिकल 48 के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें लिखा गया कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियां शामिल हो। चलो इसको भी लिख लीजिए, आर्टिकल 48 को भी हम लिख ही लेते हैं कि कृषि तथा पशुपालन में आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली शामिल हो। ठीक है, ये कौन सा आपका आर्टिकल 48। देखिए यहां पर हमने बात की 45 और आर्टिकल 48 और 48 के बारे में। 45 में क्या था कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा राज्य। इसके बाद 48 क्या कहता है कि कृषि एवं पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन में आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणाली क्या हो? शामिल हो। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 में। और आर्टिकल जो अनुच्छेद 48 का है वो कहता है कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 48 से के तहत। यहां तक समझ में आया। इसके बाद दो आपके आर्टिकल, एक 50 और एक 51, दोनों इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करेगा। कौन करेगा? ऐसा राज्य करेगा। तो लिखिए आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। इसमें सीधा सीधा लिखें कि राज्य की लोक सेवाओं में या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो यहां पर लिखें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 50। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 51, और ये नीति निर्देशक तत्वों का लास्ट आर्टिकल है, क्योंकि हमने पढ़ा था भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। यहां पर इसमें क्या लिखा है 51 में? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा
स्थापित करेगा या बनाए रखेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की आर्टिकल 36 से हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए, जो आर्टिकल हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में, वो है आपके 36 से लेकर 51 तक। कहां से लेकर? 36 से लेकर 51। ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर। इसके बाद हम बात करें, देखिए आर्टिकल 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 जो कि आर्टिकल 12 के समान ही है। आर्टिकल 12 में भी क्या था? राज्य की परिभाषा ही थी। और 13 में क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत था। देखिए आर्टिकल 13 को ध्यान रखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया गया था उसमें कि यदि संसद ऐसा कानून बनाती है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस कानून के द्वारा, तो जो न्यायालय है उसके पास ये पावर है कि उस कानून को समाप्त कर सकता है या शून्य कर सकता है, जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 13 में है। यहां पर बात कर रहे थे आर्टिकल 36, जिसमें क्या है? राज्य की परिभाषा को या राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 37, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, हम इनको कहीं भी जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट ऐड किया गया जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट परंतु लेकिन किंतु ये जो पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, कुछ बदलाव कर देता है उस पॉइंट में, उस कथन में ही बदलाव हो जाता है जब ये किसी के पीछे लग जाते हैं। देख लीजिए, यहां पर साफ साफ लिख रखा था कि जो डीपीएसपी है ना वो वाद योग्य नहीं है, आप इनको लागू नहीं करवा सकते, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा। राज्य यदि नीतियां बना रहा है, विधि बना रहा है, कानून बना रहा है, तो वो इन तत्वों को जरूर ध्यान में रखकर बनाएगा। ऐसा कहा गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 37 में। ठीक है, इसके बाद बात आती है आर्टिकल 38 की कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा या फिर राज्य इस प्रकार का माहौल रखेगा राज्य में जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, ऐसा कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। इसके साथ ही लोक कल्याण की भी स्थापना हो सके। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 38 इसको परिभाषित करता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 39 बी के बारे में बात करें तो आपका 39 जो क है वो देखिए, आर्टिकल 39 क्या कहता है कि समान न्याय, सभी के लिए न्याय जो है वो समान होनी चाहिए और गरीबों को निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा कौन है? राज्य। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 39 के तहत। इसके बाद आता है इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 40, जिसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 40 में। इसके बाद 42, महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा, राज्य करवाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 42 के तहत। सहकारी समितियों की स्थापना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल अनुच्छेद 43 बी में। ठीक है, और 44 में क्या है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू हो। किस आर्टिकल में ऐसा दर्शाया गया है? आर्टिकल 44 में, जो कि आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। 44, 40, 43 बी तीनों इंपोर्टेंट आर्टिकल। 44 के बाद में आपका आता है 45, और 45 में क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा? राज्य करवाएगा। इसके बाद आता है आपका 48, जिसमें है कि कृषि तथा पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियां हों। जो कृषि की जाती है, जो पशुपालन किया जाता है, उसमें आजकल जो वैज्ञानिक प्रणालियां चल रही, जो अत्याधुनिक मशीनें चल रही है, उनका उपयोग हो ताकि जो पैदावार है कृषि में वो ज़्यादा हो, पशुओं की देखभाल भी अच्छे तरीके से
की जा सके। ऐसा किस में लिखा गया है? आर्टिकल 48 में लिखा गया है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 48 का पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य। किस आधार पर? आर्टिकल 48 के आधार पर। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 50 और 51। 50 में कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की दोनों अलग अलग तरीके से अपने कार्य करेंगे। ठीक है, इनमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 51 की अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करेगा। राज्य किसी दूसरे देश के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, जो करना होगा केंद्र को करेगा किसी भी चीज पर। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करेगा। तो यहां पर हमने बात की भाग 4 की, जिसमें थे आपके डीपीएसपी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे वो सभी यहां पर आपके सामने डिस्कस कर लिए गए। जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी आर्टिकल आपके सामने है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।